नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये पेडागोजी सीरीज का 7वां वीडियो है। 6 वीडियो पहले से ही मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, उनको भी जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। बुद्धि का डिस्कशन करने से पहले बुद्धि के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं और कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। बुद्धि का आशय पर्यावरण को समझने से है, अर्थात कितनी जल्दी कोई व्यक्ति चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, परिस्थिति को समझ लेता है, उसमें उसके अनुसार ढल जाता है। साविवेक चिंतन, व्यक्ति का थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है, वो कितने अच्छे से सोच पाता है। और अगर किसी व्यक्ति के सामने कोई चुनौती आ जाए तो वो अपने उसके पास जो उपलब्ध संसाधन हैं, जो उसके पहले की जो नॉलेज है, स्किल है और आसपास के जो वातावरण की जो चीज़ें हैं, उनको देखकर प्रभावी ढंग से उनका उपयोग कैसे कर लेता है उस चुनौती से निकलने के लिए। ये सब जो क्षमताएं होती हैं वो बुद्धि के अंदर आती हैं। बुद्धि के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने बुद्धि को प्रत्यक्षण करने, परसीविंग यानी समझने के लिए, लर्निंग सीखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग और जानने नोइंग की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। अल्फ्रेड बिने ने भी, जिन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण किया था, सबसे पहले बुद्धि पर काम किया था, उन्होंने भी परिभाषा दी है। बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता और तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है। बुद्धिमान लोगों का ऑब्जर्वेशन करने पर 3 चीज़ें कॉमन पाई गई। उनकी मानसिक सतर्कता, मेंटल अलर्टनेस बहुत होती है, बहुत ज़्यादा वो अलर्ट रहते हैं। दूसरी है उनकी हाजिर जवाबी, अगर वो जैसे कोई उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उनका जवाब बिल्कुल रेडी रहता है और वो तुरंत उनका जवाब देते हैं। और तीसरी है शीघ्र सीखना, बहुत जल्दी वो सीख लेते हैं, बहुत क्विक लर्नर होते हैं बुद्धिमान लोग। अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बुद्धि के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, मोनो या वन फैक्टर थ्योरी, जो दी थी अल्फ्रेड बिने ने। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी, जिसको दिया था चार्ल्स स्पियरमैन ने। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, इसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, ये दी थी लुइस थर्स्टन ने। बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये थ्योरी दी थी हार्वर्ड गार्डनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम ये 2 थ्योरी को डिस्कस करेंगे। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, ये दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। अगला है बुद्धि संरचना मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ये दिया था जेफी गिलफर्ड ने। और ये 7वां है ठोस एवं तरल बुद्धि सिद्धांत, क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस, इसको दिया था रेमंड बी कैटलर ने। ये रेमंड बी कैटलर हैं। ये क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात हो रही है। इन सिद्धांतों को याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है, आप इसे ट्रिक भी समझ सकते हैं। कहानी को देख लेते हैं। एक अल्फ्रेड गार्डन में बहुत से बुद्धिमान मॉडल बैठे थे, 2 स्वीपरमैन भी थे। तभी गिल नाम का मॉडल थाली में 3 स्टीम बर्गर और केतली में तरल द्रव लाया। तो यहाँ से कैसे याद होगा, जैसे एक अल्फ्रेड गार्डन, तो यहाँ पर एक अल्फ्रेड से आप याद रख सकते हैं। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। इसी तरह से गार्डनर बहुबुद्धिमान, तो इसमें से आप याद रख सकते हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इसी प्रकार 2 सुपरमैन से आप याद रख सकते हैं 2 कारक सिद्धांत स्पियरमैन द्वारा दिया गया था। इसी तरह से गिल मॉडल से आप रख सकते हैं जेवी गिलफोर्ड और बुद्धि का संरचना मॉडल। 3 स्टीम बर्गर, तो 3 स्टीम बर्गर से आप याद रख सकते हैं त्रिचापीय सिद्धांत, जो दिया था स्टर्नबर्ग ने। केतली में तरल,
इससे याद रख सकते हैं कैटल जिन्होंने दिया था ठोस एवं तरल बुद्धि का सिद्धांत। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के द्वारा इन सिद्धांतों को याद रख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। आज की थ्योरी में हम 2 सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे, बाकी अगले आने वीडियो में हम पूरे सिद्धांतों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनका मेजरमेंट वो भी देखेंगे। आगे चलते हैं अगले। अब बात कर लेते हैं बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस कोशेंट के बारे में। तो इसकी शुरुआत 1905 में हुई, जब बुद्धि का पहला मापन अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने किया था। उन्होंने कुछ स्कूली बच्चों पर बुद्धि का मापन किया, उनका परीक्षण किया। उनका ये प्रयास सफल रहा, उससे वो बेहद प्रभावित हुए, अपना ये प्रयोग जारी रखा और 1908 में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने मानसिक आयु मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये मेंटल एज क्या होता है? किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग एवं अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना हुआ है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चे की आयु 10 वर्ष है, लेकिन वो 12 वर्ष की आयु के बच्चों के बराबर काम कर लेता है, उनके बराबर टास्क कर लेता है। तो जो 12 वर्ष आयु होगी वो उसकी मानसिक आयु होगी, और जो 10 वर्ष है वो जो रियल एज है उसकी, वो उसकी काल अनुक्रमिक आयु कहलाएगी। तो ये था मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। इसके बाद ये सिद्धांत से अमेरिकी लोग बहुत प्रभावित हुए और अमेरिका में भी इसका रिसर्च चालू हो गया। अब वो भी मापन करने लगे। सबसे पहले अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लुईस टर्मन ने 1911 में बिने के बुद्धि मापन पर काम किया और अमेरिकी लोगों पर इसका प्रयोग करना शुरू किया। उनका ये सिद्धांत यहाँ पर प्रयोग चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। इसी क्रम में 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस कोशेंट की खोज कर ली। उन्होंने मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज काल अनुक्रमिक आयु का रेशियो दिया और ये बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। इसके बाद 1916 में लुईस टर्मन ने विलियम स्टर्न के कॉन्सेप्ट को अपने जो स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण में उसमें उपयोग किया और बुद्धि लब्धि कॉन्सेप्ट को उन्होंने संशोधित किया, उसमें 100 का मल्टीपल फैक्टर ऐड किया और यहाँ से फिर उन्होंने का मापन शुरू कर दिया। शुरू करने के साथ ही उन्होंने एक टेबल भी प्रतिपादित की जो हम आगे देखेंगे। कई बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि बुद्धि लब्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, और वहाँ पर ऑप्शन में विलियम स्टर्न का नाम नहीं होता। तब आप ऑप्शन में टर्मन के नाम को चूज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। साथ ही आप स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण का नाम भी याद रखें, क्योंकि कई बार ये भी ऑप्शन में मिल जाता है। चलिए अब हम टर्मन की टेबल देख लेते हैं। जो टर्मन की टेबल है, यहाँ पर आप देखने में आता है कि एवरेज आईक्यू, औसत आईक्यू में 50% जनसंख्या आती है जिनका आईक्यू 90 से 109 के बीच होता है। एवरेज आईक्यू के दोनों ओर आप देखिए, एवरेज आईक्यू यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर इसके दोनों ओर ग्राफ लगभग सममित है। इस साइड हाई साइड और लो साइड, जिनका हाई आईक्यू है वो भी बराबर हैं और लो आईक्यू भी बराबर है। तो आप देख सकते हैं उच्च औसत, जिनका हाई एवरेज से ज़्यादा आईक्यू होता है, उनका आईक्यू 110 से लेकर 119 होता है और ये 16% लोग होते हैं। 120 से 130 जिनका होता है उन्हें श्रेष्ठ कहते हैं, सुपीरियर, और ये जनसंख्या में 6.7% होते हैं। और 130 से अधिक जिनका आईक्यू होता है वो उन्हें अति श्रेष्ठ, वेरी सुपीरियर या जीनियस कहते हैं, और ये जनसंख्या का 2.2% होता है। इसी टाइप से आप नीचे भी देख सकते हैं, 80 से लेके 89 तक जिनका आईक्यू होता है उन्हें निम्न औसत वाले कहते हैं और इनका जनसंख्या प्रतिशत 16.1% है। इसी टाइप से 70 से 79 में को सीमावर्ती कहते हैं और इनकी जनसंख्या में 6.7% है, और 70% से कम को मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त या मंदित कहते हैं और ये जनसंख्या में 2.2% है। तो इस टाइप से ये टर्मर की टेबल थी। अब आगे चलते हैं। आगे है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांतों में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए और इन सिद्धांतों को 2 संवर्गों में बांटा गया। पहला है मनोमितिक उपागम और दूसरा है सूचना प्रकरण उपागम।
तो पहले जो मनोमितिक है उन थ्योरी को रखा गया जिसमें मनोवैज्ञानिक बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं के समुच्चय के रूप में मानते थे। जैसे गार्डनर हैं, उन्होंने बोला था कि अलग अलग तरह की 8 तरह की बुद्धि होती है। तो इस टाइप के जो मनोवैज्ञानिक थे वो इस संवर्ग में आते थे। बाकी जो ये मानते थे कि बुद्धि, तर्क एवं समस्याओं का समाधान व्यक्ति किस हिसाब से करते, किस प्रोसेस से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं, उनमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं, वो बुद्धि है। और ऐसे लोग इस सूचना प्रकरण उपागम में आते थे। तो अब हम सिद्धांतों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, जो सबसे पहले दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने। सबसे पहले अगर किसी ने मापन किया था बुद्धि का तो वो अल्फ्रेड बिनेट थे। इन्हें बुद्धि परीक्षणों का जनक भी कहा जाता है। तो इनके अनुसार हम सब में एक कॉमन फैक्टर या सामान्य कारक होता है जिसका उपयोग हर एक क्षेत्र में होता है। इसे जी फैक्टर या जर्नल फैक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये सब जगह काम आ रहा है। जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वहाँ पर भी काम आएगा, आप पढ़ाई करेंगे वहाँ भी काम आएगा, आप डांस करेंगे या फिर कोई काम करेंगे, जॉब करेंगे, हर जगह ये सामान्य फैक्टर काम आता है। तो ये था सिद्धांत अल्फ्रेड बिने का एक कारक सिद्धांत। इसके बाद अगला सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत। अब 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन आए। उन्होंने बताया कि बुद्धि में 2 चीज़ें होती हैं, 2 कारक होते हैं, एक जर्नल फैक्टर या सामान्य कारक और दूसरा होता है विशिष्ट कारक या एस फैक्टर, स्पेशल फैक्टर। तो जो सामान्य कारक होता है वो एक्चुअली जीन से जुड़ा होता है, आनुवंशिकता से जुड़ा होता है और ये घट बढ़ नहीं सकता, ये कांस्टेंट रहता है। और ये हर एक सामान्य कारक के अंतर्गत वे मानसिक संक्रियाएं होती हैं जो प्राथमिक हैं और जिनका प्रभाव सभी प्रकार के कार्यों के परफॉर्मेंस या निष्पादन पर पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि विशिष्ट कारक भी होते हैं कुछ, जिनका उपयोग कुछ विशेष योग्यताओं के लिए होता है। जैसे श्रेष्ठ गायक की कुछ विशेष योग्यता है, उसमें वस्तुकार की कुछ विशेष योग्यताएं हैं, उसके साथ सामान्य कारक भी उसमें यूज होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे MS धोनी की योग्यता है कि वो क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलता है, ये उनकी विशिष्ट योग्यता स्पेशल फैक्टर है, एस फैक्टर है। लेकिन वो फुटबॉल, टेनिस भी खेल सकते हैं, ये उनकी सामान्य योग्यता है, उसके आधार पर वो ये सब खेल सकते हैं। तो ये बात हो गई एस फैक्टर और जी फैक्टर की। अगर जी फैक्टर किसी व्यक्ति में कमज़ोर होगा, अगर सामान्य फैक्टर अच्छा नहीं होगा, तो जो एस फैक्टर है, विशिष्ट फैक्टर है, वो इतना अच्छे से उस व्यक्ति में बढ़ नहीं पाएगा। तो जर्नल फैक्टर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। आगे है फिलन प्रभाव। कई बार फिलन प्रभाव से भी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं। अब फिलन प्रभाव होता क्या है? तो ये फिलन प्रभाव जेम्स फिलन द्वारा दिया गया था। उनका मानना था कि आने वाली जनरेशन है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है, नई चीज़ें आती हैं, उस हिसाब से नए आविष्कार होते हैं। तो इस कारण जो सामान्य बुद्धि है लोगों की, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंटेलिजेंस, बुद्धि बढ़ती जाती है, जिससे जो औसत बुद्धि है, जो सामान्य एवरेज बुद्धि है, उसका जो ग्राफ है वो खिसकने लगता है, वो बढ़ता है और लगभग 10 पॉइंट तक भी बढ़ सकता है, और इसको ही फिलन प्रभाव कहते हैं। तो ये फिलन प्रभाव पर भी क्वेश्चन आते रहे हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। पहला ऑप्शन व्यक्तित्व का, दूसरा ऑप्शन पढ़ने की दक्षता, तीसरा ऑप्शन बुद्धि का और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो होगा स्टैनफोर्ड बिने जो परीक्षण मैंने बताया था वो बुद्धि का मापन करता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर, थर्स्टन, गिलफोर्ड या कैटल? तो यहाँ पर जो आंसर होगा सही, वो सही आंसर होगा थर्स्टन। लुइस थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, ट्रिक से मैंने सारे जो सिद्धांत हैं और उनके जो प्रतिपादक हैं उनके बारे में मैंने बता दिया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछले कुछ दशकों में बुद्धिमत्ता में दीर्घकालिक वृद्धि को निरूपित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है?
पहला है फिलन प्रभाव, पीढ़ी अंतराल, आईक्यू प्रभाव और वेच स्लेयर प्रभाव। एमपीटेड वर्ग 2 की परीक्षा में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फिलन प्रभाव। फिलन प्रभाव के बारे में मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख लें। अगला क्वेश्चन है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। 8 वर्ष है वो क्रोनोलॉजिकल एज है सुधीर की, या काल अनुक्रम जो उसकी वास्तविक आयु है, और उसकी मानसिक आयु MA वो है 10 वर्ष। तो अब हमें इसका बुद्धि लब्धि निकालना है कि IQ निकाल ली है। तो IQ का फॉर्मूला क्या होता है, IQ = MA/CA × 100 ये होता है यहाँ पर फॉर्मूला। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या होगा कि जो उसकी पहले मानसिक आयु रखेंगे, फिर काल अनुक्रमिक आयु रखेंगे और यहाँ से 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आएगा। 4 से यहाँ से काटेंगे तो यह 25 बचेगा और यहाँ से 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 4th। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, दूसरा है एक अकेला और जातीय विचार, तीसरा ऑप्शन है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता और चौथा है विशिष्ट योग्यताओं का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सामर्थ्यों का समुच्चय ही है, वो बहुत सारी योग्यताओं का समुच्चय कहा जाता है। तो यहाँ पर इसलिए आंसर फर्स्ट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक बुद्धि परीक्षण क्या होता है जो सभी कृतियों के सामान्य अनुभवों से संबंधित हो। यहाँ पर 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक कल्चर से रिलेटेड, सपोज आपने इंडिया में टेस्ट किया तो वो यहाँ पर कुछ अलग टेस्ट दिखाएगा, यहाँ के लोगों का रहन सहन संस्कृति अलग है। लेकिन आप वही टेस्ट अगर अमेरिका में करेंगे तो फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ की संस्कृति कल्चर सब अलग अलग है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण होगा आंसर, क्योंकि ये सारी संस्कृतियों को इंक्लूड करके चल रहा है। तो यहाँ पर ये निष्पक्ष परीक्षण होगा। तो इस तरह से बुद्धि एवं बुद्धि के सिद्धांत का पहला पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में बुद्धि के सिद्धांतों के और जो सिद्धांत बचे हुए हैं, बाकी सिद्धांतों को हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सबका वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।